सोचिए जरा, जिस रिश्ते को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सालों तक परफेक्ट लव स्टोरी कहा, जिस नाम के साथ त्याग, मर्यादा और शालीनता जोड़ी जाती रही, अगर उसी कहानी के पीछे छुपा एक बिल्कुल अलग सच अचानक सामने आ जाए तो? धर्मेंद्र के जाने के बाद सिर्फ एक युग खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनके पीछे कई अधूरे सवाल, दबे हुए राज और अनकही कहानियां भी छूट गईं। घर के भीतर जो फैसले लिए गए, जो चुप्पियां साधी गईं और जो बातें कभी खुलकर सामने नहीं आईं, अब उन्हीं पर सवाल उठने लगे हैं। हेमा मालिनी, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दशकों तक आदर्श पत्नी, गरिमामयी महिला और संतुलन की मिसाल माना गया, लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर थी, या फिर इस चमकदार छवि के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी थे जिन पर कभी रोशनी डालने की हिम्मत नहीं की गई? धर्मेंद्र के जाने के बाद सामने आई कुछ घटनाएं, कुछ फैसले और कुछ बयान ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम जिस सच को जानते थे वह अधूरा था? वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सामने आएगा वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका फिल्मी करियर बनने का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन उनकी मां जया चक्रवर्ती ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी हीरोइन बनेगी। मां चाहती थीं कि हेमा बड़े पर्दे पर छाए और उनकी खूबसूरती हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही हेमा को डांस की ट्रेनिंग देना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दिशा एक्टिंग की ओर मोड़ दी। हालात ऐसे बने कि हेमा मालिनी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, क्योंकि मां चाहती थीं कि बेटी जल्दी से फिल्मी दुनिया में कदम रखें और नाम कमाए। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पीछे रह गई और लाइमलाइट उनकी नई मंजिल बन गई। जब हेमा 12वीं कक्षा में थीं, उनकी मां ने उनकी पढ़ाई रोक दी और उन्हें चेन्नई ले जाकर डांस और एक्टिंग की गहन ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। यह जल्दबाजी आगे चलकर हेमा की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जिस उम्र में उन्हें आराम से पढ़ाई करनी थी, उसी समय उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की कड़ी प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक जटिलताओं में डाल दिया गया। लेकिन हेमा की मेहनत रंग लाई और साल 1963 में उन्हें एक तमिल फिल्म ईदु साथियाम में बतौर डांसर काम करने का मौका मिला। उस समय उनकी उम्र केवल 15 साल थी। इसके बाद 1965 में उन्होंने पांडवा वंशम नामक एक और तमिल फिल्म में डांस किया, लेकिन उन्हें लगातार छोटे मोटे रोल्स ही मिलते रहे। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा घटना घटी जिसने उनकी सोच ही बदल दी। एक मशहूर तमिल फिल्म निर्माता सीवी श्रीधर ने हेमा मालिनी को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, लेकिन टेस्ट के दौरान उन्होंने सबके सामने कहा कि इस लड़की में हीरोइन बनने लायक कोई खासियत नहीं है और उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हेमा मालिनी को उस समय एक ऐसा अपमान झेलना पड़ा कि उन्होंने खुद को पूरी तरह हिलते हुए महसूस किया। उस तमिल निर्माता ने खुले तौर पर कह दिया कि यह लड़की स्क्रीन पर टिक नहीं पाएगी और तमिल फिल्मों में कभी लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। यह शब्द इतने कठोर थे कि हेमा रोते हुए घर लौट आईं। उसी दिन उन्होंने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि अब वह तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल नहीं करेंगी और बॉलीवुड में जाकर एक बड़ी हीरोइन बनकर सबको दिखाएंगी। कहते हैं, जब किस्मत आपको गिराती है, वह दरअसल आपकी उड़ान की तैयारी करती है, और हेमा मालिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जल्द ही उन्हें एक बड़ा मौका मिला, राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में बतौर लीड हीरोइन काम करने का। यह 1968 की बात है और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। पूरी इंडस्ट्री की नजरें अब हेमा पर टिक गईं और लोग कहने लगे कि यह लड़की तो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। वही तमिल निर्माता जिन्होंने पहले उन्हें रिजेक्ट किया था, बाद में मानने लगे कि हेमा मालिनी ने उन्हें गलत साबित कर दिया। इसके बाद हेमा लगातार फिल्मों में नजर आने लगी। उन्होंने शराफत, आप बीती, राजा रानी, नए जमाने जैसी कई फिल्मों में काम किया और हर नई फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। उस वक्त बॉलीवुड के लगभग हर बड़े अभिनेता उनके दीवाने हो चुके थे। यहाँ तक कि उस समय के सुपरस्टार राजकुमार, जिन्हें एटीट्यूड का बादशाह कहा जाता था, ने भी हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने साफ मना कर दिया। उसी दौरान उन्होंने संजीव कुमार के साथ भी कई फिल्में की। संजीव कुमार दिल से हेमा के मुरीद थे और इतना कि जब हेमा ने उन्हें मना किया तो उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक टैटू बनवा लिया। लेकिन इस रिश्ते में भी हेमा की मां की सोच बाधक बनी। उनकी मां चाहती थी कि हेमा फिल्मों में काम करती रहे, जबकि संजीव कुमार की मां की इच्छा थी कि शादी के बाद वह करियर छोड़ दें। यही वजह रही कि हेमा ने धीरे धीरे संजीव कुमार से दूरी बना ली, वरना शायद वह उनकी बहू बन ही जाती। इसी बीच बॉलीवुड में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात शोले से काफी पहले हो चुकी थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। उस समय धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे, लेकिन उनके दिल में हेमा के लिए जगह बन गई। हेमा भी उनके अंदाज से प्रभावित हुई। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे इतना गहरा हुआ कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों तक की अनदेखी करने लगे। इसी समय जितेंद्र भी हेमा के करीब आए। उनके परिवार को जितेंद्र एक बेहतर विकल्प लगे, क्योंकि वे सफल, आर्थिक रूप से मजबूत और शादी के लिए गंभीर थे। यहाँ तक कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तय कर दी गई। लेकिन जैसे ही यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची, वह गुस्से में वहां पहुंच गए और मामला इतना बिगड़ गया कि शादी टूट गई। जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने संजीव कुमार से दूरी बनाई थी, वही लड़की अंततः उनके हाथ से फिसल गई। इस घटना के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से पूरी तरह दूरी बना ली और धीरे धीरे धर्मेंद्र के और करीब आ गई।
धर्मेंद्र का प्यार अब उनके दिल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इस बीच धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर घर पर बच्चों की परवरिश में व्यस्त थी, लेकिन धर्मेंद्र की नजरें और दिल हेमा यानी बसंती पर टिके हुए थे। कहानी में नया मोड़ तब आया जब 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा व्यक्ति से विवाह करे, लेकिन उनके जाने के बाद यह रोक भी हट गई। तब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ अपना जीवन बिताने का पक्का निर्णय लिया। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी ने तलाक देने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि वह अपना घर टूटने नहीं देंगी। यही वह पल था जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी शादी करना चाहते थे, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों से विवाह संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपने नाम बदल लिए। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नया नाम हो गया आयशा। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया और हमेशा के लिए एक हो गए। मगर इस शादी के बाद भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। धर्मेंद्र ने ना तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और ना ही हेमा मालिनी को अपने घर में पूरी तरह जगह दी। उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग घर का इंतजाम किया। एक तरफ थी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी, उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना, और खुद धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की जिंदगी अब 2 अलग अलग घरों के बीच चलती ट्रेन जैसी हो गई थी, जो सफर तो करती है लेकिन कहीं टिक कर रुकती नहीं। हेमा मालिनी ने जिस अपनापन और खुशी की उम्मीद के साथ निकाह किया था, वह सपना हकीकत में कभी पूरा नहीं हुआ। निकाह हो गया था, धार्मिक रस्में पूरी हुई, लेकिन समाज में एक पत्नी को मिलने वाला सम्मान और स्थिति उन्हें कभी नहीं मिली। धर्मेंद्र शायद ही कभी खुले तौर पर हेमा के साथ दिखाई देते थे। न किसी बड़े फंक्शन में साथ खड़े होना, न सार्वजनिक मंच पर पत्नी के रूप में स्वीकार करना। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ऑफिस तक हर कोई जानता था कि धर्मेंद्र 2 जिंदगी एक साथ जी रहे थे। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अजीता, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और अहाना। सबसे दर्दनाक सच यह था कि इन दोनों घरों में से किसी को भी पूरा पति नहीं मिला। कभी दिन में एक घर तो कभी रात में दूसरा घर, कभी यहाँ ठहरना तो कभी वहां। रिश्ते ऐसे बन गए जैसे शीशे को बीच से तोड़ दिया गया हो। 2 टुकड़े जो चुपचाप रहते हुए भी हर वक्त चुभते थे। हेमा मालिनी चाहती थी कि धर्मेंद्र उनके साथ खुलकर रहें और दुनिया के सामने कहें, हाँ ये मेरी पत्नी है, लेकिन धर्मेंद्र कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी पहली फैमिली बहुत बड़ी थी और प्रकाश कौर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह तलाक नहीं देंगी और अपना घर टूटने नहीं देंगी। इस सब के बीच हेमा मालिनी धीरे धीरे अकेलेपन की ओर बढ़ रही थीं। एक तरफ उनका प्यार था तो दूसरी तरफ रिश्तों की जकड़न और समाज की दबाव भरी बातें। लोग कहते थे कि हेमा मालिनी ने किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जिंदगी छीनी, लेकिन शायद ही किसी ने यह समझने की कोशिश की कि हेमा खुद अंदर से कितनी बुरी तरह टूट चुकी थीं। एक तरफ वह मां थीं जिसके खिलाफ जाकर उन्होंने अपना फैसला लिया था, और दूसरी तरफ पति थे जिनके साथ उन्हें कभी पूरा साथ नहीं मिला। इसी बीच ईशा और अहाना भी बड़ी होने लगी। ईशा के जन्म के समय धर्मेंद्र वहां मौजूद थे, लेकिन तस्वीर खिंचवाते समय उन्होंने जानबूझकर अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया। उन्हें डर था कि अगर यह तस्वीर अखबारों में छप गई तो पहली पत्नी के बच्चे सवाल पूछेंगे, लेकिन बच्चे किसी के भी हों, दर्द मां के दिल में बराबर होता है। यही वजह थी कि हेमा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। उधर सनी और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके पिता 2 घर चला रहे हैं। सनी देओल इस स्थिति से बेहद नाराज थे और उनके मन में हेमा मालिनी के लिए गहरा गुस्सा बैठ गया था। सनी को लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके हिस्से का प्यार आधा आधा किया गया। 19 साल के सनी, जिन्होंने अपने पिता को हीरो माना और उनकी इज्जत की पूजा की, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पिता ने उनकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। प्रकाश कौर की आंखों से चुपचाप गिरते आंसू देखना किसी भी बेटे के दिल में तूफान खड़ा कर देता है। और तब मीडिया ने भी आग में घी डाल दिया। खबरें चलने लगीं कि धर्मेंद्र ने अपनी पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी का गुस्सा फूट पड़ा और घर में तनाव बढ़ गया। एक बेटे का दिल टूट चुका था। उस काली रात पर आज भी पर्दा है। एक रात अफवाह उड़ी कि सनी देओल लाल लाल आंखों के साथ बदले की आग में हेमा मालिनी के जूहू वाले बंगले तक पहुंचे। हाथ में चाकू लेकर पूरे इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक बस एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराध की राह पर चल पड़ेगा? लेकिन असली कहानी कुछ और थी, जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। सनी की मां प्रकाश कौर, जिन्होंने कभी मीडिया में कुछ नहीं कहा, उस दिन बोली, मेरा बेटा इमोशनल है, लेकिन गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। सच सामने आया, सनी के पास कोई चाकू नहीं था। ये सब केवल सनसनी फैलाने वालों की कहानी थी। उस रात ने 2 दिनों के बीच सालों की लंबी दीवार खड़ी कर दी। अगर हेमा मालिनी किसी पार्टी में आती, सनी चुपचाप दूसरी दिशा में मुड़ जाते। अवार्ड शो में आमने सामने आ जाए तो खामोशी हवा को चीरती हुई गुजरती। न नफरत न बहस, बस बर्फ जैसी चुप्पी। 1992 में हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना डायरेक्ट कर रही थीं। डिम्पल कपाड़िया उनकी हीरोइन थीं
और उस समय सनी देओल का अफेयर डिम्पल के साथ चल रहा था। एक दिन डिम्पल किसी बात पर घबराई और उन्होंने सनी को सेट पर बुलाया। माहौल तनावपूर्ण था, सबकी सांसें थम गईं। अब सबकी निगाहें इस पर टिक गई थीं कि आगे क्या होगा। हेमा मालिनी ने आगे बढ़कर कहा, सनी परेशान मत हो, डिम्पल कपाड़िया मेरी जिम्मेदारी है। उस समय सनी देओल ने पहली बार महसूस किया कि हेमा वह कठोर या डरावनी महिला नहीं है जैसा कि बचपन के गुस्से ने उन्हें दिखाया था। आज भी इंडस्ट्री में यह किस्सा सुना जाता है कि शूटिंग के दौरान सनी सेट पर आए और कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेरे परिवार को कोई नुकसान हुआ तो अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि उसी दिन सनी ने हेमा मालिनी को साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे परिवार से दूर रहो। यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी देओल ने कभी ईशा और अहाना को बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा देओल की शादी में भी देओल परिवार के दोनों बेटे शामिल नहीं हुए। बड़े बड़े फंक्शन और पारिवारिक मौकों पर दोनों परिवार हमेशा अलग अलग ही नजर आए। दूसरी ओर हेमा मालिनी का फिल्मी करियर भी धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ने लगा। उम्र बढ़ रही थी और नए चेहरे लगातार इंडस्ट्री में आ रहे थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब उन्हें रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने तवायफ का किरदार निभाया। हेमा ने यह फिल्म केवल पैसों की जरूरत के चलते की थी। धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च सीमित हो गया था और बेटियों की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमा पर आ गई थी। लेकिन जब उन्होंने फिल्म का पोस्टर देखा तो वह अंदर तक शर्मिंदा हो गईं। खुद प्रोड्यूसर से कहा कि इसे बड़े शहरों में मत लगवाइए ताकि लोग मुझे इस हालत में न देखें। इसी दौर में हेमा को एहसास हो गया कि बड़े पर्दे पर उनका वक्त अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग से हटकर प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल आशना बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती नजर आए। कहा जाता है कि बॉलीवुड में किंग खान को लॉन्च करने में कहीं न कहीं हेमा मालिनी का भी योगदान रहा। लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई और हेमा को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी शोज, स्टेज परफॉर्मेंस और नूपुर जैसे सीरियल्स किए ताकि जिंदगी आगे बढ़ सके। अब बात आती है सबसे दर्दनाक दौर की। हेमा उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जहां इंसान सिर्फ साथ चाहता है, कोई हो जो पास बैठकर बातें करे। लेकिन धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे। इन सब के बीच हेमा ने अपना बड़ा हिस्सा अकेलेपन में गुजार दिया। धर्मेंद्र कभी कभार त्योहार या किसी जरूरी मौके पर आते थे, लेकिन रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। हेमा जिस उम्मीद से इस रिश्ते में आई थीं, वह कभी पूरी नहीं हुई। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, यह मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा डरते रहे कि बच्चे नाराज ना हो जाएं या पहला घर टूट ना जाए। हेमा की दुनिया अब डांस शोज, मंदिरों में कृष्ण भक्ति और कभी कभार टीवी तक सिमट चुकी थी। सबको साफ दिखने लगा कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी असल में सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी थी लेकिन चमक नहीं, नाम था लेकिन साथ नहीं, पति का रिश्ता था लेकिन पति का वक्त नहीं। फिर भी हेमा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। हमेशा यही कहा, धर्मेंद्र मेरे पति हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन लोग आसानी से समझ जाते थे कि उनके शब्दों के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा हुआ था। सच्चाई यही थी कि धर्मेंद्र कभी पूरी तरह केवल हेमा मालिनी के नहीं हो पाए। समय के साथ जब बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं, हेमा अक्सर खाली घर में बैठकर सोचती कि यह जिंदगी कब और कैसे गुजर गई। इतने सालों का शोर, इतने विवाद, इतनी चर्चाएं, लेकिन जब सब शांत हो जाता तब आखिर में उनके पास क्या बचता? सिर्फ दो बेटियां, ईशा और आहाना, और कुछ पुरानी यादें जो कभी चेहरे पर मुस्कान लाती तो कभी दिल के किसी कोने को चुभा देती। फिर भी हेमा मालिनी ने कभी सार्वजनिक मंच पर धर्मेंद्र के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। हमेशा यही दोहराती रही कि धर्मेंद्र मेरे पति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन सम्मान और साथ दो अलग अलग चीजें होती हैं। हेमा के हिस्से सम्मान तो था, लेकिन साथ बहुत कम। कई बड़े इवेंट, अवार्ड शो, बड़ी पार्टी या फिल्मी फंक्शन में धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ आते, सनी और बॉबी देओल के साथ तस्वीरें खिंचवाते और वहीं हेमा मालिनी अकेली खड़ी नजर आती। ये सच इंडस्ट्री में किसी से छुपा नहीं था। सब जानते थे कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही तन्हा है। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा के बीच की दूरी और बढ़ती चली गई और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हाल ही में जब धर्मेंद्र का निधन हुआ तब पूरी दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी सच में कितनी अकेली रह गई थीं। रिश्तों में दूरियां रही हों, बरसों से घरों के बीच दीवारें खड़ी रही हों, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के निधन की खबर भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा और आहाना को नहीं दी गई। अंतिम विदाई में भी हेमा को पराया समझा गया। यह दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मुंबई में जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट ताज लैंड्स एड होटल में रखी गई, पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा, सनी देओल, बॉबी देओल और कई बड़े सितारे वहां मौजूद थे। लेकिन जिस चीज ने सबको सबसे ज्यादा चौंका दिया वह यह थी कि इतनी भीड़ में ड्रीम गर्ल कहीं नजर नहीं आई। ना हेमा मालिनी, ना उनकी बेटियां ईशा और आहाना। यही बात लोगों को चुभ गई। सवाल उठे कि क्या एक पत्नी अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकती? सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या देओल परिवार ने उन्हें बुलाया ही नहीं, या फिर परिवार का विवाद इतना बढ़ चुका था कि अंतिम विदाई में भी सब एक नहीं हो पाए? ये सिर्फ प्रेयर मीट की कहानी नहीं है,
ये उस दर्द की कहानी है जो किसी पत्नी की आंखों में छिपा रहता है और किसी बेटी के सीने में धड़कता रहता है। हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहाना देओल, उनकी जगह उस हॉल के बीचों बीच सबसे ज्यादा खाली थी, जहां उनके पिता के लिए मोमबत्तियां जल रही थीं, यादें साझा की जा रही थीं और आखिर अलविदा कहा जा रहा था। लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थीं। क्यों? क्योंकि हेमा मालिनी को इस अंतिम विदाई में बुलाया ही नहीं गया। ना कोई सूचना, ना कोई आमंत्रण, ना ही कोई सम्मान। यह सिर्फ बुलावा न होना नहीं था, बल्कि एक साफ संदेश था, तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम हमारा परिवार नहीं हो। सालों से चली आ रही देओल परिवार और हेमा मालिनी के बीच की दूरी उस दिन भी दीवार बनकर सामने एक थी। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में भी दोनों परिवार एक साथ नहीं दिखे। हेमा मालिनी अपने घर में ही रहीं, चुपचाप रोती रहीं और उसी दिन अपने घर पर अलग से शोक सभा आयोजित की। घर में गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, हल्की रोशनी और शांत माहौल था। कुछ गिने चुने लोग पहुंचे, लेकिन देओल परिवार से कोई मौजूद नहीं था। इस घटना ने सबको एक बात साफ समझा दी। धर्मेंद्र के जाने के बाद भी दोनों परिवारों के बीच की दूरियां कम नहीं हुई, बल्कि और स्पष्ट हो गईं। लोग कहने लगे कि हेमा मालिनी की शोक सभा उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत है। जब कोई व्यक्ति अपने पति की अंतिम विदाई के लिए एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता, तो वह अपने घर पर दीपक जलाकर और गीता पाठ कर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हेमा ने भी यही किया। अपने पति के लिए गीता पाठ कराया, भजन गवाए और आंखों में आंसू लेकर उन यादों को जिया जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। वहीं देओल परिवार की तरफ से सनी और बॉबी देओल पूरे समय चुप रहे। न कोई बयान, न कोई सफाई। शायद उन्हें लगा कि अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन इसने लोगों को यह साफ बता दिया कि पुरानी रंजिशें अब भी जिंदा हैं और शायद कभी खत्म न हो। क्योंकि जिस शख्स की वजह से यह सारी दूरियां बनी, वही अब इस दुनिया में नहीं है और उसके जाने के बाद भी दोनों परिवार एक नहीं हो पाए, तो यह दूरी हमेशा के लिए दूरी बन जाएगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र के बाद हेमा मालिनी की जिंदगी सवालों, परेशानियों और तन्हाई से भरी रह गई। लोग आज भी पूछते हैं कि आखिरकार अंतिम वक्त में दोनों क्यों एक नहीं हुए, लेकिन यह सवाल अब हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपने जीवन का सबसे सुंदर, सबसे कठिन और सबसे निजी हिस्सा एक आदमी के साथ बिताया, जिसने कई रिश्ते तोड़े और 4 बच्चों के पिता से अलग होकर नया रिश्ता चुना, उसी आदमी की अंतिम विदाई में हेमा के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 बेटियां, ईशा और आहाना, जिन्होंने अपने पिता को सब कुछ माना, अंतिम अलविदा देने का हक भी नहीं पा सकी। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना है। दुनिया कहती रही कि धर्मेंद्र महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की दूसरी पत्नी और उनकी 2 बेटियां उनके अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पाईं। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। बड़े परिवारों में खटास, टूटे हुए रिश्ते और दूरी आम होती है, लेकिन क्या किसी की अंतिम यात्रा भी इस खटास का हिस्सा बन सकती है? क्या एक पत्नी को इतना हक भी नहीं कि वह अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके? इसी बीच चर्चा यह भी होने लगी कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के निधन की खबर समय पर इसलिए नहीं दी गई क्योंकि देओल परिवार नहीं चाहता था कि वह अंतिम विदाई या संपत्ति से जुड़ी किसी प्रक्रिया में शामिल हो। कहा जाता है कि परिवार की पूरी कोशिश यही थी कि धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार से लेकर उनकी संपत्ति और दौलत के बंटवारे तक हर निर्णय सिर्फ उनके नियंत्रण में रहे। 11 दिसंबर को दिल्ली में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए शोक सभा का आयोजन किया। उस दिन हेमा केवल एक पत्नी के रूप में सामने नहीं आई, बल्कि वह महिला थीं जो वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए दर्द और संघर्ष को लेकर मंच पर खड़ी थीं। उनके बोलते समय आवाज बार बार भर जाती थी और आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी, विश्वास और समर्पण के साथ निभाया, लेकिन हालात उनकी जिंदगी को कभी आसान नहीं बनने दे सके। सभा में उनके दर्द और उनकी खामोशी हर शब्द में साफ झलक रही थी। यह दर्द सिर्फ बिछड़ जाने का नहीं था, बल्कि उस अकेलेपन का भी था जिसे उन्होंने रिश्ते में रहते हुए महसूस किया। उन आंसुओं के पीछे एक सवाल भी था जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में गूंजता रहा। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, तो क्या बदले में उसे अपनापन और साथ नहीं मिलना चाहिए? सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने उनकी मां प्रकाश कौर को धोखा देकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की और उस टूटे हुए परिवार का दर्द सनी ने अपने बचपन में गहराई से महसूस किया। समझदारी आने पर सनी को लगा कि हेमा मालिनी ने उनकी मां प्रकाश कौर से उनका घर और उनका प्यार छीन लिया है। यही कारण था कि उनके दिल में हेमा के प्रति गहरी नाराजगी और नफरत भर गई। उन्होंने अपने पिता के इस फैसले को हमेशा गलत माना और इसे अपनी मां की तकलीफ का मुख्य कारण समझा। लेकिन जीवन का विरोधाभास भी देखिए। जिस दर्द को सनी देओल ने खुद झेला, जिस धोखे को देखकर उन्होंने अपने पिता को कोसा, वही गलती उन्होंने आगे अपनी खुद की जिंदगी में दोहराई। शादीशुदा होने के बावजूद सनी देओल का रिश्ता राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ लगभग 7 साल तक चला। कहा जाता है कि इस रिश्ते ने राजेश खन्ना पर गहरा असर डाला। वह सदमे में चले गए, धीरे धीरे नशे और शराब की ओर बढ़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अंततः उनकी मौत हो गई। अब सोचिए, एक तरफ सनी देओल नाराज थे अपने पिता और हेमा मालिनी से, जिसने उनकी मां प्रकाश कौर का घर उजाड़ा,
और उनकी खुशियां छीनी। दूसरी तरफ वही सनी देओल शादीशुदा होने के बावजूद किसी और की पत्नी के साथ लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखे, जिससे एक और घर टूट गया और एक और इंसान दर्द में बिखर गया। ये सवाल उठता है, क्या सनी देओल ने कभी यह महसूस किया कि जिस दर्द से उनकी मां प्रकाश कौर गुजरी, वही दर्द किसी और को देना भी उतना ही गलत है? इंसान अक्सर दूसरों की गलती तुरंत देख लेता है, लेकिन जब वही गलती अपने जीवन में होती है तो आंखें बंद कर देता है। सनी देओल घर के बड़े बेटे, जिम्मेदार और परिवार को संभालने वाले होने के बावजूद कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए। उन्होंने हमेशा हेमा मालिनी को अपने और अपने परिवार से पराया ही माना। सालों तक यही दूरी बनी रही, यही खामोशी कायम रही और यह अनदेखी लगातार चलती रही। कहा जाता है कि सनी देओल ने अपने भीतर के दर्द और नाराजगी को इतनी गहराई तक मजबूत कर लिया था कि उनके सामने किसी भी तरह की समझौते या संवाद की गुंजाइश ही नहीं बची। शायद इसी वजह से हेमा मालिनी को बार बार यह एहसास कराया गया कि वे इस परिवार का हिस्सा नहीं है। इसी कारण सनी देओल ने हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रेयर मीट में भी आमंत्रित नहीं किया। बेचारी हेमा मालिनी और उनकी दो बेटियां ईशा और आहाना इस अकेलेपन को कोई समझ नहीं पाया, कोई देख नहीं सका। 45 साल हेमा मालिनी ने ऐसे रिश्ते में गुजारे जहां प्यार था, नाम था, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न कोई इल्जाम लगाया, बस चुपचाप खामोशी में सहती रहीं। दिन में धर्मेंद्र उनके साथ रहते और रात आते ही अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पास लौट जाते। ऐसी जिंदगी 45 साल तक कौन जी सकता है? हर रात एक औरत का खुद को अकेला पाना, खुद से सवाल करना। हेमा ने सब सहा। उन्होंने शायद अनगिनत रातों में रोया होगा, लेकिन आंसू दुनिया को कभी दिखाई नहीं दिए। प्रकाश कौर के पास सब कुछ था, पति, बेटे, बेटियां, पोते पोतियां और एक पूरा भरा परिवार। लेकिन हेमा के हिस्से में आई सिर्फ उनकी दो बेटियां और वो रातें जो आंखों, दर्द और खामोशी से भरी हुई थीं। हकीकत यह थी कि धर्मेंद्र भी पिछले 45 सालों से अंदर से टूट चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने दो परिवारों की जिम्मेदारी निभाई और उन्हें संभालते रहे। धर्मेंद्र एक जेंटलमैन, दिलदार, नेक और बहादुर इंसान थे। उनके भीतर कई अच्छाइयां थीं, लेकिन एक कमी शायद यही रह गई कि उन्होंने हेमा मालिनी को साथ रहने का सपना दिखाया, पर जिंदगी में वह साथ पूरी तरह नहीं दे पाए। हेमा मालिनी ने जो दर्द सहा, जो अकेलापन झेला, वह हर औरत के बस की बात नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने प्यार किया, निभाया और वर्षों तक खामोशी ओढ़े रखी। धर्मेंद्र उन चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें देश ने केवल सुपरस्टार के तौर पर नहीं, बल्कि सरल स्वभाव और गहरी मानवीय सोच वाले व्यक्ति के रूप में जाना। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका सादापन था। जमीन से जुड़ा रहना, अपनों से लगाव रखना और रिश्तों को महत्व देना। वे अपने बच्चों से गहरा प्रेम करते थे और परिवार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। लेकिन इसी भावुकता के भीतर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। धर्मेंद्र दिल से फैसले लेते थे, पर उन्हें आखिरी मुकाम तक ले जाने की स्पष्टता और साहस कई बार नहीं मिलता था। दो परिवारों के बीच उलझे धर्मेंद्र किसी एक सच्चाई को पूरी मजबूती से स्वीकार करने के बजाय परिस्थितियों को समय के हवाले छोड़ते चले गए। यही अधूरे फैसले धीरे धीरे बोझ बन गए और कई रिश्तों को अंदर ही अंदर कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो उनके जाने से सिर्फ एक व्यक्ति की कमी नहीं हुई, बल्कि परिवार को संतुलन में रखने वाली आखिरी कड़ी भी टूट गई। उनके रहते जिन रिश्तों में किसी तरह का तालमेल था, वह उनके जाने के बाद और बिगड़ गया। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी पूरी तरह टूटती चली गईं। बार बार यही कहती रहीं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस इंतजार किया। इंतजार की शायद एक दिन धर्मेंद्र पूरी 100% तरह उनके होंगे। इंतजार की शायद एक दिन वह दुनिया के सामने कहेंगे, हाँ, यही मेरी पत्नी है। इंतजार की शायद वह दोनों बेटियों के साथ पूरा समय बिताएंगे। लेकिन यह इंतजार उनके जीवन की आखिरी सांस तक केवल इंतजार ही बनकर रह गया। अब सवाल यह उठता है, हेमा मालिनी के साथ हुई यह नाइंसाफी आखिर कितनी बड़ी थी? क्या यह सिर्फ हालातों का खेल था या सच में उनके साथ धोखा हुआ? क्या उन्हें एक रिश्ते में सिर्फ नाम मिला, लेकिन वो अपनापन और साथ कभी नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी? या फिर यह एक ऐसी कहानी है जहां हर किरदार अपने अपने दर्द के साथ जीता रहा और किसी को भी पूरी खुशी नहीं मिल पाई? आपकी नजर में हेमा मालिनी सही थीं या हालात उनसे ज्यादा ताकतवर थे? क्या एक महिला होने के नाते उन्हें वो सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए था जो समाज एक पत्नी को देता है, या फिर यह सब किस्मत और गलत फैसलों का नतीजा था? इन सवालों का जवाब हर इंसान अपनी सोच और अनुभव के हिसाब से अलग देगा। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस पूरी कहानी में बताए गए कुछ प्रसंग, घटनाएं और आपसी रिश्तों से जुड़ी बातें मीडिया रिपोर्ट्स, पुराने इंटरव्यू, फिल्मी गलियारों में प्रचलित चर्चाओं और लोगों की धारणाओं पर आधारित हैं। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, प्रकाश कौर, ईशा देओल और आहाना देओल में से किसी ने भी कई बातों पर कभी सार्वजनिक रूप से आधिकारिक पुष्टि या लिखित बयान नहीं दिया है। विशेष रूप से प्रेयर मीट में न बुलाए जाने, सूचना देर से मिलने, पारिवारिक फैसलों, संपत्ति से जुड़े इशारों, निजी बातचीत
भावनात्मक टकराव और कथित मतभेदों को लेकर कोई कानूनी या आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आए हैं। यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि कुछ घटनाएं समय के साथ मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई हो सकती हैं या अलग अलग नजरिए से समझी गई हों। यह वीडियो किसी व्यक्ति, परिवार या रिश्ते को दोषी ठहराने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक जटिल और संवेदनशील पारिवारिक कहानी के भावनात्मक पक्ष को सामने रखने के लिए बनाया गया है। सच्चाई क्या थी, ये पूरी तरह सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस कहानी का हिस्सा रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है और हमें ऐसे ही और मेहनत से वीडियो बनाने का हौसला देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें ऐसी कहानियां, सच्ची घटनाएं और गहराई से भरे वीडियो पसंद आते हैं, ताकि वे भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं ऐसे ही और भी नए, रोचक, एक्सक्लूसिव और अनसुने कंटेंट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे और अंत तक बांधे रखेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी दिलचस्प कहानी, गहरे राज या खास वीडियो से पीछे न रह जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारे चैनल की असली ताकत है। धन्यवाद।